अब हमारा टॉपिक क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन शायद रह गया था पहले, उसको भी हम करवा देते हैं, बहुत आसान है। किया गया कार्य निकालना था ना, 1 kg द्रव्यमान को पृथ्वी के सेंटर तक लाने में किया गया कार्य निकालना था। तो किया गया कार्य कैसे निकालते हैं? कितना द्रव्यमान ला रहे हैं? 1 kg और v पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब विभव क्या था? एकांक द्रव्यमान को कहाँ तक लाने में किया गया कार्य? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। अब हमको क्या निकालना है? कार्य। तो कौन सा पोटेंशियल आ जाएगा? सेंटर वाला। तो क्या लिख देंगे? सेंटर का W बराबर 1 kg। सेंटर पे कितना होता है? 3/2 बोलो G M अपॉन कैपिटल R। ये लो जी, आंसर आ गया। ज़्यादा अच्छे से आंसर लिखना चाहते हो तो माइनस लगा दो। तो ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। पूछ ले आपसे सतह पर लाने में किया गया कार्य, तो क्या लिखोगे? 1 kg और पोटेंशियल कहाँ का आएगा? सतह का। 1 मल्टीप्लाई बाई G M अपॉन कैपिटल R। ये लो जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अलग अलग है। माना कह दे पृथ्वी से 10 किलोमीटर दूर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कैपिटल R। ठीक है, चलो हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है। इसकी हम डेफिनेशन जब बोलेंगे तो आपको लगेगा कि आप तो विभव की डेफिनेशन बोल रहे हो, पोटेंशियल की डेफिनेशन बोल रहे हो, जबकि दोनों में एक अंतर होता है, आप पहचानना। पहले हम बोल रहे हैं वापस से पोटेंशियल की डेफिनेशन, और इसकी बोलेंगे उसके बाद में, फिर आप अंतर पहचानना कि क्या है। किसी एकांक द्रव्यमान को अनंत से इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है विभव। और दूसरा जो डेफिनेशन है वो है किसी द्रव्यमान को इनफाइनाइट से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पहले हमने बोला एकांक द्रव्यमान, और दूसरी डेफिनेशन में बोला हमने किसी द्रव्यमान। दोनों में अंतर होता है। पोटेंशियल एनर्जी में हम कोई मास लेके आते हैं, हो सकता है वो 1 kg हो, नो डाउट, लेकिन पोटेंशियल की क्या कंडीशन है? विभव की केवल 1 kg या जो मास है वो एकांक होना चाहिए। आ जाइए, ये सेम वैसे ही होता है जैसे बस का किराया कितना लगेगा। आप यदि ग्वालियर से भोपाल जा रहे हो बस में, ट्रेन में, हमने पूछा कितना किराया है, उसने कहा कि सर 500 रुपीज़, तो आप बिना कहे समझ गए कि वो एक आदमी का बता रहा है। आपकी फैमिली में 20 जने हैं तो किराया कितना हो गया? 20 × 500। तो कहने का मतलब जब आप किराया पूछोगे तो विभव पूछ रहे हो, 1 kg को लाने में कितना कार्य है? इतना। और जब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो, इसका मतलब कुछ द्रव्यमान लेके आ रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है एक आदमी का किराया, और आपके पास कितने आदमी है उसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने है। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? कितना चार्ज लेके आ रहे हो और पोटेंशियल कितना है। आया? नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, टाइम लगता है। आप एक काम करना, डिटेल में जानना चाहते हो, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे जो ग्रेविटेशन के लेक्चर हैं, हमने कितने हैं? 67 से 74 के आसपास लेक्चर जो है ग्रेविटेशन के हैं, 8-9 लेक्चर हैं। तो एक काम करना, करीबन 71 का जो लेक्चर है वो आप देख लेना। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ समझाया हुआ है पूरा, तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। और यदि आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं पढ़े हैं, अंदर भी नहीं देख सकते, कुछ स्टूडेंट बाहर के हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ समझा रहे हैं। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी द्रव्यमान को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मास m1 है, और हम क्या चाहते हैं? इस मास के बगल में दूसरा मास लेके आए, कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? ये दूरी कितनी है? r, तो g पहला मास जिसको लेके आ रहे हैं वो, दूरी कितनी? r, आंसर कितना आया? u। मार्कर में इंक थोड़ी कम है तो पहले हम इंक कवर करते हैं इसमें। अब जैसे ये तो 2 मास सिस्टम है, 3 मास सिस्टम हो तो एक मास m यहाँ पे है, दूसरा यहाँ है, और तीसरा हम यहाँ लिख देते हैं। माना ये दूरी 1 2 कर दो, ये 1 3 कर दो, ये 2 3 कर दो। इस अरेंजमेंट को करने में कितना सिस्टम लगेगा? कितना एनर्जी लगेगा टोटल? ये लगेगा। कैसे लिखोगे? -g m1 m2 अपॉन r12 -g m2 m3 अपॉन
R23, ये तो समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काफ़ी समझाया था और यहाँ भी काफ़ी समझा रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशन में भी काफ़ी समझा दिया। तो अब हमको डिटेल में जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हो तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा मामला। ये लो जी, ठीक है। चलिए, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, H पूरा लिख देते हैं, अर्थ से, पृथ्वी से H ऊंचाई, H हाइट पर जाने के कारण, जाने से लिख देते हैं, जाने से पोटेंशियल एनर्जी के मान में, स्थितिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन कैसे निकालेंगे। इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे तो आपके एग्जाम पेपर का एक सवाल तो 100% क्लियर होगा, क्योंकि अक्सर आता है। यह है हमारी और आपकी अर्थ, पृथ्वी, और इसका जो रेडियस है वो आपको बचपन से ही पता है r, इसका मास आपको पता ही है m, याद भी रख लेना, r बराबर 6400 किलोमीटर। किलोमीटर याद रखना, मीटर मत कर देना इसको, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाती है। यहाँ कोई मास रखा है स्मॉल m, तो बताइए सरफेस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, सर g, ओके, कैपिटल मास m, स्मॉल m अपॉन सरफेस की दूरी कितनी r। पोटेंशियल एनर्जी यही तो होती है, दो मास उनके बीच की डिस्टेंस, तो दो मास उनके बीच की डिस्टेंस और g लिख दिया। उसने कहा कि इस मास को हम यहां ले गए, इसी मास को, तो अब बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी हुई। तो सर h ऊंचाई पे यदि आप लेके गए हो तो क्या लिखेंगे, माइनस जी, ओके, मास कौन सा है, पृथ्वी का, छोटा मास कौन सा है, स्मॉल m, और दूरी कितनी है अब, r प्लस h। वैसे तो उल्टा होता है ये काम, किसी इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य ये होता है और इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कार्य ये होता है, पर हम ऐसा कह रहे हैं यहाँ यदि कोई मास रखा है तो यहाँ से कितनी दूरी पे है, r पे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, अब इसको हम दूरी चेंज कर दिए तो ये पोटेंशियल एनर्जी। अब वो क्या कह रहा है, h ऊंचाई पर ले जाने से कितना परिवर्तन होगा, घटा देते हैं, UH माइनस US, तो माइनस GM स्मॉल m कॉमन आ गया, 1 प्लस R प्लस H माइनस 1 प्लस R, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस GM स्मॉल m R, और इसमें से R चलो बाद में निकालेंगे, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगा फिर। ये लो जी, आ गया कॉमन, यस सर। इसको आप चाहो तो डेल्टा यू लिख लो। अब देखो कौन कौन सहमत है, सर ऐसे आराम से लिख सकते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। कौन कौन सहमत है, सहमत होना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ से r कॉमन निकाल दिया तो r स्क्वायर बन गया, बाकी का एक साथ लिख दिया। GM अपॉन r स्क्वायर से तो आप बहुत पहले हम आपको मिला दिए थे, ये तो होता है g, और ऊपर क्या बचेगा अब, MH, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस h अपॉन r। ना जाने क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा देखने में बढ़िया नहीं है, तो आपकी इच्छा हो तो क्या इसको MGH लिख सकते हैं। हाँ अब अच्छा लग रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है सर, यदि h बहुत छोटा हो, मतलब लंबाई केवल माना पृथ्वी से 1 मीटर 10 मीटर 15 मीटर ऊपर गए हो तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। इस केस में डेल्टा यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, MGH, कितना आ जाएगा MGH। गलती तो नहीं कर दी है, कर दी है, गलती करती है, माइनस की गलती हुई होगी यहाँ पे R, ये माइनस H, हाँ ये माइनस हट जाएगा, अब चेक कर लेना कैलकुलेशन, माइनस हटेगा, ठीक है, MGH आएगा। तो डेल्टा यू क्या आ गया, MGH, कब, जब हाइट ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या रखोगे, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखोगे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का। आप बताओ सर एग्जाम्पल कैसे आएगा, बड़ा शानदार एग्जाम्पल आता है, देखो कैसे करेंगे। वैसे तो हमने आपने कर लिया होगा, बहुत मुश्किल एग्जाम्पल नहीं है, वही ले लेते हैं जो पढ़ाया है, इजी सा है और समझ में बहुत अच्छे से आता है, सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर भी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की सतह से हम v बराबर 1.5 GR वेग से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, बाद में लिख लेना। पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को v बराबर 1.GR वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं
और उस वस्तु का मास कितना मान लेते हैं हम, m है, तो बताइए वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ऐसे पूछते हैं। तो यहां लगता है हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगता है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन ये होता है कि यहां जो मास है, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको इनिशियल मान लेते हैं, ये इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, ये फाइनल पॉइंट मान लेते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहेगी, पहली वाली टोटल एनर्जी और बाद वाली टोटल एनर्जी कैसी रहेगी, बराबर। पहली वाली टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, इनिशियल। और ये क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, फाइनल। जब यह पार्टिकल फेंका जा रहा था तो ये पार्टिकल पृथ्वी से कितनी दूरी पे था, r पे, इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी थी, कौन सी, -gm, पार्टिकल का मास m और r, ये क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv, इससे फेंका गया है तो स्क्वायर लगा दिए, ये क्या आ गया, इनिशियल। फाइनल कितनी ऊंचाई तक जाएगा, इसका मतलब लास्ट पॉइंट में वेग कितना हो जाएगा, 0, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो क्या लिखेंगे, केवल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कितनी ऊंचाई तक गया, माना h ऊंचाई तक गया, तो फिर क्या लिखेंगे, -gm स्मॉल m r प्लस h, ये लो जी। अब क्या काम रह गया है, केवल h निकालना है, तो ठीक है उसको उधर ले आते हैं। किसको लेके आए बताओ, चलो आपकी इच्छा हो जैसे कर लेते हैं, मतलब ठीक है, तो हम उसको उधर लेके जा रहे हैं। बोलो करोगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ये गलती कर दी क्या इसमें, नहीं ये ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखो वही, ये तो वही कंडीशन आ गई, ये वाली देखो, h में से s घटा रहे हैं, तो h में से s घटा रहे हैं तो क्या आ जाना चाहिए, mgh 1 प्लस h अपन आ जाएगा, ये क्या आ गया, हाफ mv स्क्वायर आ गया, ठीक है। हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी का इसमें टाइम नहीं लगता, फटाफट से हो जाता है। हाँ जी, हाफ m, g का मान स्क्वायर है तो लिख दो इसको, 1.5 इंटू जी इंटू आर, बराबर क्या चल रहा है, mgh 1 प्लस h अपन आर। देखो m से m चला गया, g से g चला गया, और इसको 3/2 लिख दें तो 3/2 तो ये है 2, यहाँ पे 4 हो गया, इंटू क्या आ जाएगा r, ये क्या आ जाएगा h 1 प्लस h अपॉन r। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं, तो कर देते हैं, आ जाओ इसको इधर ले आओ, 1 प्लस h अपॉन r, इसको इधर ले जाओ, 4/3 r और h, बस। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब इसको इधर लेके जाना है, 1 बराबर 4h अपॉन 3r माइनस h अपॉन r, क्या कॉमन आएगा, h अपॉन r कॉमन ले लो इसमें से, 1/3 आ जाएगा इंटू h अपॉन r, किसके बराबर आ रहा है ये, 1 के बराबर, तो h बराबर कितना आ गया, 3r आ गया, ये लो जी आंसर, ठीक है। अरे ठीक है, चलिए अब यही जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये हम इस्तेमाल करेंगे s के वेलोसिटी निकालने में, पलायन वेग निकालने में। कैसे, पलायन वेग होता क्या है, पलायन वेग होता है जब किसी वस्तु को इतना तेज पृथ्वी की सतह से फेंका जाए कि वो लौट के कभी ना आए, मतलब कहाँ चली जाए, इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब इनफाइनाइट पे जब कोई वस्तु जाती है तो लास्ट पॉइंट पे वेग क्या हो जाता है, 0, इसका मतलब लास्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0, पहली बात। जब वो इनफाइनाइट पे जाएगी तो नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/इनफाइनाइट, इसका मतलब 0। तो कुल मिला के जो अनंत बिंदु है उस पर हमारी टोटल एनर्जी फाइनल वाली क्या होती है, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी 0 और काइनेटिक एनर्जी भी 0। इसके कारण क्या आएगा हमारे पास अब, एस के वेलोसिटी। तो लिखो अगला टॉपिक, एस के वेलोसिटी, पलायन वेग। हाँ जी, टॉपिक का क्या नाम है, एस के वेलोसिटी या पलायन वेग, इसको वी एस्केप लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप एक छोटा सा लाइन लिख दो
इतना, या फिर लिखो वस्तु का वह वेग, क्योंकि ये लिखना जरूरी होगा, वह वेग जिससे फेंकने पर वस्तु को, वह वेग जिससे फेंकने पर वह लौट के ना आए, क्या कहलाएगा? पलायन वेग। तो कहाँ चली जाए? इनफाइनाइट पर पहुंच जाए, ये भी लिख देना, ये जरूरी है अगले डेरिवेशन के लिए। तो देखो पृथ्वी है, इसकी सरफेस पे कोई पार्टिकल था एम मास का, इसको माना इतनी वेलोसिटी एस के वेलोसिटी से फेंका है जिससे कहाँ चली जाए वो? इनफाइनाइट पे। तो यहाँ से दूरी कितनी है? आर, मास कितना है? एम। तो बताइए एनर्जी कंजर्वेशन, इसको यदि हम ए पॉइंट मान लें, इसको यदि हम बी पॉइंट मान लें, तो वैसे इनफाइनाइट वाला ही है, तो एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर एनर्जी एट पॉइंट बी। किससे आया ये? एनर्जी कंजर्वेशन से। एनर्जी एट पॉइंट ए मतलब इनिशियल में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कहाँ पे? ए पॉइंट पे। यहाँ भी क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो इसको इनिशियल और फाइनल भी लिख सकते हो, बात एक ही है, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ जी, इनिशियल पे बताइए कितनी दूरी पे रखा है? आर दूरी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी? वो तो पहले वाली आ जाएगी। हाँ जी, कितने वेग से फेंका है उसको? वी वेग से, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, हमने क्या कहा था? अनंत पर काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0, क्योंकि दूरी कितनी है? अनंत। और जब जी एम स्मॉल एम में अनंत लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो बराबर में क्या लिख दोगे? 0। अब इसको उधर ले जाओ माइनस वाले को, ठीक है। और यहाँ पे बी कितना लिखोगे? एम से स्मॉल एम कट गया, 2gm/r। ये आ गया आपकी एस्केप वेलोसिटी, याद रखना है इसको। ये क्या आ गई आपकी? एस्केप वेलोसिटी। v एस्केप कितनी आई? 2gm/r। ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूला कब है? जब मास नियत हो, द्रव्यमान कांस्टेंट हो। अब देखो जब डेंसिटी वाला केस आएगा तो क्या लिख सकते हो? डेंसिटी वाला नहीं, स्मॉल जी वाला। आपको तकलीफ ना हो तो इसको ऐसा लिख दें क्या? एक आर का ऊपर गुणा कर दें, एक आर का नीचे कर दें। तो ये क्या बन गया? ये तो सबको पता होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये कब लगाना है? जब जी नियत हो, जब जी की बात करें। एक और होता है यही फॉर्मूला, कैसे? डेंसिटी वाला होता है। तो इस फॉर्मूले में क्या करो? डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, 4/3 पाई आर जी डी, और कैपिटल आर ऑलरेडी है हमारे पास। तो देखो कैपिटल आर कितने हो गए? 2, तो ये तो बाहर आ जाएंगे। 4 दूनी 8/3 पाई, ये लो जी। तो अब एक फॉर्मूला पूछा गया था, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या था। उसमें बात की गई थी कि यदि समान डेंसिटी का, मतलब पृथ्वी की डेंसिटी के बराबर का दूसरा एक प्लेनेट है, उसकी त्रिज्या कितनी है? डबल है, तो बताइए वहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ की डेंसिटी पृथ्वी की डेंसिटी के बराबर है, लेकिन वहाँ की त्रिज्या कितनी है? डबल या ट्रिपल है, तो बताइए वहाँ का एस्केप वेलोसिटी कितना होगा? तो ये किसकी है? पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी। यदि ये डेंसिटी पृथ्वी की लगा दें तो एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी की कितनी आती है? याद है किसी को? यदि हम एस्केप वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हैं? पृथ्वी की, तो अर्थ की डेंसिटी लगा देंगे। कितनी आती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब पृथ्वी से आप चाहते हैं कि कोई वस्तु अनंत पर चले जाए, कभी लौट के ना आए, तो कितने वेग से फेंकना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से। इसके अलावा आप चींटी को फेंको या हाथी को, पृथ्वी से आप चींटी को फेंको या हाथी को, दोनों को फेंकने के लिए इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही चाहिए। आप कहेंगे सर गलत तो नहीं बोल रहे, एक बार सोच लो। नहीं, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। इन तीनों फॉर्मूलों में
कहीं भी स्मॉल m नहीं आया। स्मॉल m क्या होता है? जिस चीज़ को फेंक रहे हैं उसका मास। जब फॉर्मूले में कहीं स्मॉल m आया ही नहीं तो क्या लिख सकते हो नोट लगा के कि एस्केप वेलोसिटी कभी भी कण के मास पर निर्भर नहीं करती। ये बहुत अच्छी लाइन है, एग्जाम पेपर में आती है कि 20 किलो का सामान फेंका और 200 किलो का फेंका, दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी का रेशो क्या होगा? 1:1, दोनों के लिए समान एस्केप वेलोसिटी चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन वापस आते हैं, यदि एक प्लेनेट है जिसकी डेंसिटी पृथ्वी की डेंसिटी के बराबर है लेकिन उसकी त्रिज्या क्या है? दुगनी है, तो बताइए उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? तो हम लिखेंगे भैया डेंसिटी की बात हो रही है तो हमारा जो एस्केप वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल किसके आ रही है? आर के, ठीक है। लेकिन ये किसकी है? ये अर्थ की है। और उसने कहा है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी त्रिज्या कितनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है, तो एस्केप वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल्दबाजी तो नहीं होगी? थोड़ी सी नहीं हुई। कुल मिला के ये है, प्रोपोर्शनलिटी आपको देख के लगानी है। हम एक बार और समझा देते हैं, कोई बात नहीं, समझ लीजिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। VE प्रोपोर्शनल टू रूट आर भी होता है, VE प्रोपोर्शनल टू 1/√r भी होता है, और BE प्रोपोर्शनल टू R भी होता है। ये लगानी है जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण की बात हो, ये लगानी है जब द्रव्यमान की बात हो, ये कब लगाना है? जब डेंसिटी की बात हो। ये देखो बात ऐसी है, वो कहते हैं ना कि एक दिन में सब कुछ पढ़ाना, रामायण पूरी पढ़ देना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत न्यूमेरिकल्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जानी चाहिए और आपको पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि आप एक पोस्ट लेने वाले हो लेक्चरर की या वर्ग ए की पोस्ट लेने वाले हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब समय ऐसा है, हमको भी बहुत बुरा लगता है कि चीज़ों को हम थोड़ा सा जल्दी खींच रहे हैं, जल्दी हम ले जा रहे हैं, लेकिन ले जाएंगे नहीं तो कैसे? ग्रेविटेशनल बेसिकली 9-10 लेक्चर लगते हैं इसको लेने में। 9-10 लेक्चर, एक घंटे के 9 घंटे का कंटेंट है, और उसको हमको समेट के 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे में लेके आना है। तो हमारे लिए मुश्किल ज़्यादा है बजाय आपके, क्योंकि आपको तो एक स्टेटमेंट बोलना है टीचर ने बढ़िया नहीं पढ़ाया। आपको तो एक स्टेटमेंट बोलना है कि यार टीचर ने जो पढ़ाया उसमें से तो आया ही नहीं, टीचर ने वो न्यूमेरिकल तो करवाया ही नहीं। अब 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, या हमारे पास कम टाइम जो बचा है उसमें बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहे हैं जितना पॉसिबल है। ज़्यादा पॉसिबल इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए नेक्स्ट वैकेंसी या नेक्स्ट यदि आप पीजीटी की एग्ज़ाम दें तो कोई ज़रूरी नहीं है कहीं भी पढ़ें, लेकिन टाइम लेके पढ़ना, जिससे ये जल्दबाजी ना हो। रिवीजन के लिए बेस्ट है, रिवीजन के लिए ये कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन हम फिर भी देखो हर एक डेरिवेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कोई भी बच्चा नहीं पढ़ा हो, कोई भी स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की हो तो वो भी समझ ले। बाकी का यहाँ हमको डेरिवेशन नहीं करने की ज़रूरत। आगे से इन बातों का ध्यान रखना। आप हमको ये बात इसलिए बोलनी पड़ रही है, हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो ये सोच रहे होंगे पता नहीं यार ये क्या क्या हो रहा है। ये आपको समय के साथ समझ में आता है, 2-4 बार पढ़ोगे तो ठीक हो जाएगा समझ में, नहीं तो फिर हमारा जो बड़ा लेक्चर है उसको हम ओपन कर देंगे, वो पढ़ लेना। लेक्चर नंबर करीबन इसका 72 के आसपास का है, वो देख लेना जिससे और क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक हमारे पास वेलोसिटी है। हाँ, 3 बातें ध्यान रखना, बता दी ना कौन सी? पहला, एस्केप वेलोसिटी मास पर निर्भर नहीं करती। किसका मास? वस्तु का मास, उस पर निर्भर नहीं करती है। कितना भी मास हो, कितना भी कम मास हो, एस्केप वेलोसिटी वही रहती है। दूसरा, एस्केप वेलोसिटी फेंके जाने वाले कोण पर निर्भर नहीं करती। आप किसी भी कोण से फेंकें, चाहे ऐसे फेंक दें, ऐसे फेंक दें, ऐसे फेंक दें, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना। एस्केप वेलोसिटी जो है चंद्रमा की बहुत कम है। चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी क्या है? बहुत कम है, इस वजह से वह वायुमंडल नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। चंद्रमा पे वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? चंद्रमा पे वायुमंडल ना होने का कारण क्या है कि वहाँ के गैस के पार्टिकल जो हैं उनकी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा है। किससे? चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी से। नहीं आया? ये अर्थ है। इसके चारों ओर क्या है? वायुमंडल। अब कोई भी चीज़ पृथ्वी से हमेशा के लिए जाना चाहती है तो उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैस हैं उनकी स्पीड इतनी नहीं है, इसलिए पृथ्वी से चिपकी हुई है। चंद्रमा का क्या है? चंद्रमा साइज में छोटा है, उसका द्रव्यमान कम है, उसकी ग्रेविटी क्या है? 1/6 कम है, बहुत कम है। तो इस वजह से उसका जो एनवायरनमेंट है
उसके पार्टिकल की इतनी वेलोसिटी थी कि वो चंद्रमा की जो एस्केप वेलोसिटी है उससे ज़्यादा है, बाहर निकल गई छोड़ के हमेशा के लिए। ठीक है, कुल मिला के चंद्रमा की गैस का जो वेग है वो ज़्यादा है किससे, मून की एस्केप वेलोसिटी से। मून की जो एस्केप वेलोसिटी है उससे ज़्यादा है किसका वेग, गैस का वेग, इसलिए गैस हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। पृथ्वी पे क्या है, पृथ्वी के जो इन्वायरमेंट में गैस है उसकी वेलोसिटी कम है किससे, पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, 2-3 बातों को लिख लेना। बात करते हैं अब ऑर्बिटल वेलोसिटी पे, कक्षीय वेग पे। कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चाहे चंद्रमा लगा रहा हो या सूर्य पृथ्वी के लगा रही हो, क्या हो जाएगा, कक्षीय वेग से लगाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए, और इसको VO से शो करते हैं ऑर्बिटल से। ये कब लगाते हैं हम, जब हमारे पास एक कोई भी अर्थ है और उसके चारों ओर कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा हो। अब सैटेलाइट चक्कर लगाता है, माना r दूरी पे कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इसका मास कितना मान लें m, पृथ्वी का मास कितना है, कैपिटल M। अब सोचो ये चक्कर लगा रहा है तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, बाहर की तरफ कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अपकेंद्रीय बल। कौन सा, अपकेंद्रीय बल, mv² अपॉन कितनी रेडियस है r। तो चलिए इस पे कितने बल लग रहे हैं, 2, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। अब ये ताकतवर है इसलिए इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो एक काम करते हैं, Fg कौन पैदा कर रहा है, F सेंट्रीफ्यूगल, Cf तो यहाँ लिख देते हैं G कैपिटल M, स्मॉल m ये पृथ्वी का मास, ये सैटेलाइट का मास, रेडियस कितनी है r²। हाँ जी, सेंट्रीफ्यूगल बोलो, mv² v नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि सैटेलाइट जिस वेग से चक्कर लगा रहा है उसको क्या कहेंगे, कक्षीय वेग, क्योंकि कक्षा में चक्कर लगा रहा है। बटे क्या लिखेंगे, r, एक r से एक r कट गया, एक m से एक m कट गया, तो gm अपॉन r और रूट बराबर क्या आ गया, ये लो जी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, किसकी आ गई, सैटेलाइट की। हाँ जी, वो कितना आया था, वो आया था 2gm अपॉन r, वो कौन, एस्केप वेलोसिटी। तो दोनों में रिलेशन क्या है, एस्केप वेलोसिटी जो है वो √2 गुना एक्स्ट्रा होती है किससे, ऑर्बिटल वेलोसिटी से। ऐसे कैसे कह रहे हो सर, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो, आपको बुरा लग जाएगा क्या, ऐसे लिख दें भाई, ये एक ही चीज तो है, √2 अलग लिख दिया, ये अलग लिख दिया। इसको क्या कर सकते हो, v0 लिख सकते हो, तो √2 v0 बराबर v, यही तो हम कह रहे हैं। और हम तो ऐसे भी कह सकते हैं 1.414 इंटू v0, बिल्कुल कह सकते हो। और हम तो ऐसे भी कह सकते हैं 1 + 0.414 इंटू v0, एक ही बात है, बिल्कुल बात है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, 1 और 2। तीसरा देखो, यदि हम 100 का गुणा कर दें तो 141 ये लो जी, बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितना होता है, v0 का 141% होता है। 0.4 को यदि नेग्लिजिबल मान दें तो क्या आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का 141% होता है। और बताओ, ये कह सकते हैं 41% अधिक होता है किससे, v0 से। बताया था जोड़ के आपको, 141 का मतलब क्या है, 100 + 41। तो v का जो मान है एस्केप वेलोसिटी का 41% ज़्यादा होता है किससे, v0 से। लेकिन v का मान 141% होता है किसका, v0 का। अंतर है दोनों लैंग्वेज में। और भी देखो, हमारे पास तो बहुत लैंग्वेज हैं, यदि आप चाहते हैं जानना तो देखो जी, अभी आपने क्या लिखा, √2 v0, √2 को नीचे ले आओ तो v0 बराबर कितना आ जाएगा, be/√2। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का कितना होता है, 1/√2 गुना, पहली लैंग्वेज। दूसरी देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 0.7 के आसपास आता है, ये है ना, 7 के आसपास आता है, 0.707 आता है। ओके, दैट इज VE। तो ये ध्यान रखना, v0 जो है 0.707 गुना होता है किसका, VE का। और देखो परसेंटेज में 70.7% होता है किसका, VE का। कितना होता है, 70.7%। और देखो 70.7 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 100 - 30%। तो क्या आ गया, v0 जो है
वो 30% कम होता है किससे? VE से। इस तरीके से आप कई सारे लैंग्वेज बना सकते हो। तो ये बेसिक से कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ न्यूमेरिकल हमने करवा रखे हैं, 71 या 72 लेक्चर है, उसमें कर लेना। बाकी का हम अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं और शायद हमारा आखिरी टॉपिक होगा केपलर्स के लॉ, और उसी से लिंक करने वाला एक टॉपिक हो रहा है सैटेलाइट का। नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, देखिए अभी हमने आपको 2 वेलोसिटीज पढ़ाई थी, कौन कौन सी बताइए? V0 रूट GM/r। और ये वेलोसिटी किसकी थी? जब कोई जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो चक्कर लगा रहा है कितनी दूरी पे? r दूरी पे। किस वेग से? V0 वेग से। ठीक है, अरे आ गया समझ में? चलो, अब हमको ये जानना है कि इस V0 की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मतलब V0 की नहीं, इस सैटेलाइट की। तो हम क्या लिखेंगे? उपग्रह की काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह की काइनेटिक एनर्जी, वो किसी भी ऑर्बिट में किसी भी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा जो है और सैटेलाइट की 12m, वेग कितना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर। तो क्या लिखेंगे? 12m, और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। अरे बोलो, तो क्या लिख देंगे? GM कैपिटल M/r, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। ठीक है, यही आ रहा है इक्वेशन नंबर 1। ये ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है वो, यदि r दूरी पर कोई सैटेलाइट है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यदि उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितना है? V0 बराबर रूट GM/r, तो ये होगी। हम पूछे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो सर ये तो आपने अभी भी बताई थी, GM और दूरी कितनी है? r। ओके, उसने कहा कि टोटल एनर्जी बताओ इस पॉइंट पे। आप कहेंगे सर 0 बता रहे थे, नहीं बता रहे थे। 0 कब बताया? 0 कब बताया? जब वो इनफाइनाइट पे हो। इनफाइनाइट पे थोड़ी है, r दूरी पे रखा है। तो क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी, जहां भी वो पार्टिकल है, और वहां की पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 12। हाँ जी बोलो, GM m/r। पोटेंशियल एनर्जी बोलो, -GM m/r। तो देखो जी, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, एक में से आधा जाएगा तो आधा बच जाएगा। ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लेते हैं। आप ये लो जी, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस में आधा बच जाएगा। तो ये न जाने कितनी बार क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट? तो टोटल एनर्जी कितनी है? 12 GMM/r, और पोटेंशियल कितनी है? GMM/r। तो ये क्या है? डबल है। अरे आया समझ में? तो 1/2 रेशो आता है। देख लो आप भाई, GMM/r तो कट जाएगा दोनों से, तो ये नीचे क्या आएगा? 1, और ऊपर क्या आएगा? 1/2, तो 2 नीचे आ जाएगा। किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी और किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। तो क्या लिखोगे? -1/2। रेशो पूछेगा तो 1/2 ही आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ होती है किसके? पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड में। पर यदि साइन पूछे तो माइनस भी लगा सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी माइनस भी होती है, पॉजिटिव में होती है। कोई पूछ ले सैटेलाइट की अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? आंसर लिखना 0। क्यों? अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जितनी दूरी पे जाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो आप r को क्या करोगे? इनफाइनाइट कर दोगे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगी। इसका मतलब अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। ये 3 बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, बाकी का ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, इतना तो बेसिक ध्यान रखो, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें आपको, और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वगैरह करने हो तो आई थिंक सेकंड जो लास्ट लेक्चर है वो देख लेना। बाकी का तो इनफ है, इतना भी करोगे तो बहुत रहेगा, ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं, और ज़्यादा करने को कितना भी कर सकते हो फिर, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं किस पे? केपलर के नियम। केपलर के नियम क्या कहते हैं? केपलर ने 3 नियम दिए थे साहब। पहला नियम तो बड़ा सिंपल सा है, आपको बस केवल याद रखना है कि हमारा जो सन है उसके चारों अर्थ किसी सर्कुलर पाथ में, किसी वृत्ताकार रास्ते पे चक्कर नहीं लगा रही, एक इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगा रही है, जिसके पास 2 रेडियस होती हैं, एक सेमी मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस, ठीक है। ये हम मान लेते हैं B और ये हम मान लेते हैं A, ऐसे करके, ठीक है। चलिए, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। ये कहता है
कि यदि कोई सन है, आपको पता है कि इलेप्टिकल पाथ में दो फोकस होते हैं, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, और सन जो है वो किसी भी फोकस पे हो सकता है। ये दूसरा जो नियम है वो एरियल वेलोसिटी का है। किसका है? क्षेत्रफल वेग का, क्षेत्रीय वेग का, एरियल वेलोसिटी। और यहाँ इसके नियम के अनुसार जो एरियल वेलोसिटी है वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। मतलब एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू सेम टाइम इंटरवल। ये कह रहा है कि आप एक काम करें, आपका जो सैटेलाइट है, हम तो इस फोकस पे ले लेते हैं, वो कहता है कि आप एक सैटेलाइट जो भी आपका उपग्रह है उससे सन की एक काल्पनिक रेखा बनाएं, और ये काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करेगी। माना ए से लेके बी तक जाना है, तो ए से लेके तक बी तक जाने में लगे उसको 5 सेकंड। कितने लगे? 5 सेकंड। और उसने एरिया यहाँ पे कोई कवर किया, तो इतना ही एरिया बी से लेके कहाँ तक जाने में लगेगा? सी से जाने में यदि 5 सेकंड लिए हैं तो कुल मिला के एरिया कैसा आएगा? बराबर। नहीं आया है तो वापस समझ लो। समान, जैसे 5 सेकंड में कितना एरिया कवर करेगा? ये इतना। तो इस एरिया का मान इस एरिया के बराबर ही होगा। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करना है। तो dA/dt बराबर कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं? dA/dt बराबर कांस्टेंट है, तो dA समानुपाती dt भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, तो dt समानुपाती dA भी लिख सकते हैं, तो बात तो एक ही है। या t समानुपाती a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या T1/T2 बराबर A1/A2 भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कि ये एक ऐसे करके दिए थे उसने दो। ये है SD और ये ये है QR, ठीक है। और उसने दिया था, क्या दिया था? क्षेत्रफल, और SP इज हाफ ऑफ क्षेत्रफल ऑफ QR, या क्षेत्रफल QR डबल है किसका? इसका। तो बताइए टाइम क्या क्या रेशो होगा? उसने दिया था कि एक सैटेलाइट है, इस तरीके से चक्कर लगा रहा है और दो क्षेत्रफल तय करता है। इस जो क्षेत्रफल का मान है ये इसका आधा है, या ये क्षेत्रफल जो है इसका डबल है। तो बताइए, हमको कुछ नहीं करना। माना इसमें टाइम T1 लग रहा है, माना इसमें टाइम कितना लग रहा है? T2। तो T1/T2, T1 से रिलेटेड कौन सा क्षेत्रफल है? ये रहा। T2 से रिलेटेड ये रहा। तो T1 से रिलेटेड कितना लिखेंगे? 2 क्षेत्रफल ऑफ SD, और T2 से रिलेटेड कौन सा है? क्षेत्रफल ऑफ SD। ये कट गया तो कितना आ गया? T1/T2 बराबर 2:1। क्या समझा रहा है ये समझा रहा है कि ये क्षेत्रफल जो है इसका आधा है, तो टाइम भी कैसा लगेगा? आधा। या ये कह सकते हैं ये जो क्षेत्रफल है ये इसका क्या है? डबल। तो टाइम भी कितना लिया है उसने? डबल। देखो और अच्छे से समझ लो। T2 को नहीं गलत तो लिख दिया, हाँ गलत लिख दिया ना, अब ठीक है। देखो जी, T1 जो टाइम लग रहा है वो इसका क्या लग रहा है? डबल, क्योंकि क्षेत्रफल कैसा था? डबल। और ये कह रहा है कि जितना क्षेत्रफल उतना टाइम। अब तो समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल आया हुआ है और हमने टेस्ट सीरीज में भी दिया है, ठीक है। हम लास्ट में लगा देंगे, आप कर लेना इसको सॉल्व। अंदर करवा भी रखे हैं इसे न्यूमेरिकल, कोई तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, एक लाइन और लिखवा रखी है, वो देखो ध्यान से। एक लाइन ध्यान रखना, ऐसा होता क्यों है? समान क्षेत्रफल में, समान टाइम में समान क्षेत्रफल क्यों तय होता है? क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ, ये नोट कर लेना, और जितने आपके पास स्टार हो, मून हो, सब लगा देना इसके ऊपर। ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। ये पूछा जाता है कि सैटेलाइट जब कोई चक्कर लगाता है तो कौन सा कंजर्वेशन होता है? आप कहोगे कोणीय संवेग का संरक्षण। क्या लिखोगे? कोणीय संवेग का संरक्षण, हमेशा ध्यान रखोगे। कोणीय संवेग का संरक्षण क्या होता है? कोणीय संवेग mvr बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो मास यदि दोनों का बराबर है तो इसको लिख सकते हो vr बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब b प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसको भी समझ लो, देखो ध्यान से, ध्यान से समझना। लाइन थोड़ा टेढ़ा बना दिया है इसको। अब देखो,
यहाँ हमारा सन है और ये अर्थ है। अर्थ के दो कंडीशन मानते हैं, एक वो इस स्थिति पे है और एक वो यहाँ पे है। ये दूरी कौन सी मान लेते हैं, r1, ये दूरी क्या मान लेते हैं, r2। फॉर्मूला क्या कह रहा है, r ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, r कम होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। कौन सी r ज़्यादा है, r1, किससे, r2 से, तो वेलोसिटी v1 कम होगी किससे, v2 से। मतलब पृथ्वी यहाँ सूरज से दूरी पे होगी तो बिल्कुल धीरे धीरे चक्कर लगाएगी, और जैसे पास आएगी तेजी से निकल जाएगी, फिर धीरे करेगी, फिर तेजी से निकल जाएगी, ऐसे होगा। दूरी जितनी कम होगी उतना ही वेग ज़्यादा होगा, दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वेग कम होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, वो आप देख लेना। अब हम चलते हैं आगे। कौन सा है, लास्ट थर्ड लॉ ऑफ केपलर, दैट इज t² प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब। किसी भी सैटेलाइट को चक्कर लगाने में जो लगने वाला टाइम इंटरवल है वो r³ के प्रोपोर्शनल होता है। चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये कोई सन है, यदि ये अर्थ है, चक्कर लगा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v0 के बराबर। एक चक्कर में लगने वाला टाइम कितना होगा, t के बराबर, और दूरी क्या मान लो, r। तो बताइए एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, 2πr, तो t बराबर 2πr, और लगने वाला वेग कहाँ से आया, ये चाल बराबर दूरी बटे समय से। ये तो बचपन में पढ़े हैं ना, समय निकाल दिए तो क्या लगा दिए नीचे, चाल v0 लगा दिए, t बराबर 2πr। v0 कितने पढ़े थे, gm/r पढ़े थे ना। अब ये r कहाँ चला जाएगा, ऊपर, t बराबर 2π, नीचे क्या रह जाएगा, gm, और r कहाँ चला जाएगा, ऊपर, r ऊपर चला गया। अब r कितने हो गए हमारे पास, r हो गए 3/2, हो गए ना, एक और आधा, 3/2 हो गए। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, बस आंसर आपके सामने, t² बराबर 4π² gm और r3, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो t² प्रोपोर्शनल टू r3, ठीक है। आप चाहो तो कई बार ध्यान रखना, इसको ऐसे भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, हमने लास्ट में लगाए, आप कर लेना, ठीक है। चलिए अब लास्ट टॉपिक हम समझा रहे हैं, जैसे कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, फॉर एग्जांपल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, भूस्थायी उपग्रह। दो तरह के उपग्रह होते हैं, ध्यान रखना, उपग्रह होते हैं दो तरीके के, एक होता है पोलर सैटेलाइट, एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आपने न्यूज़पेपर में कई बार सुना होगा PSLV और GSLV। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एक ऐसा वाहन जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ले जा सके। एक होता है PSLV, उसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एक ऐसा वाहन जो पोलर सैटेलाइट को ले जा सके। तो पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो पृथ्वी से 100, 200, 300, 500 किलोमीटर के आसपास चक्कर लगाते हैं, जैसे मौसम विज्ञान की जानकारी देना, और कहाँ लहर उठ रही हैं, कहाँ मछलियाँ हैं, जो समुद्र में मछली कहाँ पे हैं, ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है, पोलर सैटेलाइट। ये हमको पृथ्वी से, आप बहुत ज़्यादा अच्छा टेलीस्कोप लोगे तो उससे दिख जाते हैं, और एक दिन में पृथ्वी के 3 चक्कर लगा लेते हैं शायद, है ना ऐसा कुछ होता है इनका। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं जो पृथ्वी से 1000, 2000, 5000 या 36,000 किलोमीटर दूर स्थित होते हैं, और वो सैटेलाइट जो होते हैं वो पृथ्वी के साथ ही रोटेट करते हैं, मतलब उनका टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। लिख लेना, आपके MPTET में क्वेश्चन आया हुआ है, जो हालांकि कैंसिल हो गया था, पर वो क्वेश्चन आया हुआ है, वो सही क्वेश्चन है, उसका आंसर मैच करता है। हम रिपीट कर रहे हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो पृथ्वी के साथ साथ घूमता है और बहुत दूरी पे होता है। पृथ्वी के साथ साथ घूमने का मतलब वो 24 घंटे लेगा पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाने में। उसका टाइम पीरियड कितने घंटे होगा, 24 घंटे। क्यों ऐसा होता है, पोलर सैटेलाइट तो पूरी पृथ्वी का चक्कर काट देता है, तो पूरी पृथ्वी को देख लेता है कहाँ क्या चल रहा है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो पर्टिकुलर कंट्री के लिए भेजा जाता है। जैसे माना ये पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है, तो माना यह हमारा एक भारत देश है, प्यारा सा ये भारत देश बना हुआ है, तो इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया और यहाँ लगा दिया। अब ये माना 10,000 किलोमीटर दूरी पे है, तो इसका नाम क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये क्या करता है, ये केवल किसको ऑब्जर्व करेगा, इंडिया को। अब जैसे इंडिया घूमेगा ये भी घूमता रहेगा, तो 24 आवर्स में इंडिया चक्कर लगाएगा, तो 24 आवर्स में ये भी चक्कर लगाएगा। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं ये
स्पेशली इंडिया के लिए या स्पेशली कंट्री के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, कुछ आ गया होगा आपको समझ में, ये तो हमको ऐसा लग रहा है, और नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन तो नहीं बनता है, पर एमपीटेट में जो क्वेश्चन बना था वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नाम दिया था उसने, और उस सैटेलाइट के नाम से आपको ये समझना था कि 24 घंटे इसका टाइम पीरियड होता है। अभी हम इसमें लास्ट में क्वेश्चन को बताएंगे भी आपको किस तरीके से वो होता है। उसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था और शायद डिस्टेंस को मैनेज किया था, तो आप कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उसका, आप उसको हम करवा देते हैं। जैसे ये कोई हमारे पास एक सूरज है या कोई ऐसा ग्रह है जिसका एक उपग्रह है हमारे पास, माना ये पृथ्वी है, तो ये क्या हो गया, एक मून हो गया। माना ये जो चक्कर लगा रहा है, ये लगा रहा है R1 रेडियस के ऑर्बिट में या कक्षा में, तो इस समय इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको U1 मानते हुए क्या लिखेंगे, -gm पृथ्वी का मास, मून का मास अपॉन R1। ठीक है, अब ये क्या करना चाहता है, जो मून है वो अपनी क्लास को, अपनी कक्षा को चेंज करना चाहता है और अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना चाहता है। तो ऊपर वाले ऑर्बिट में यहां जाना चाहता है, रेडियस कितनी है R2, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, gm अपॉन R2। तो पूछ लेता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो काम करना पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। तो gm अपॉन R2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो gm अपॉन R1 कॉमन निकाल सकते हो, gm 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, एक और ध्यान रख लो, बस इसी से रिलेटेड है, बहुत बार आ जाता है कि माना एक जो सैटेलाइट है वो अपनी उच्च कक्षा में जाना चाहता है, तो बताइए उसका वेग बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, बताइए उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, बताइए उसकी टोटल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी। इस तरीके से एनर्जी पूछ ली जाती है। अब देखो, ये निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में गया है, मतलब इसकी रेडियस बड़ी है, तो v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताइए, 1/r होता है ना। आपको तो क्या है कि परेशानी ज़्यादा है। अब r बड़ा है तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, तो वेलोसिटी क्या होती है इसकी, घटती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप कहेंगे सर एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट होता है, आपने कहा था, और यहाँ आप शायद यही कहेंगे, बिल्कुल नहीं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है जब वो एक ही कक्षा में चक्कर लगाता है। अब कक्षा चेंज कर दी उसने, तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, mvr, मास लिख दिया, वेलोसिटी कितनी होती है v0, मतलब gm अपॉन r, और ये क्या है हमारे पास r, तो नीचे आधा r है, ऊपर पूरा है, तो m gm इंटू r। तो आप देखो L किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, √r के, तो r बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा L, तो आंसर क्या होगा, L भी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी बताइए सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, हम बता देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, gm अपॉन 2 इंटू r। तो r बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और वैसे भी देख सकते हो ये हाफ mv² होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी में सर माइनस आता है, तो माइनस के हिसाब से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू -1 अपॉन r। लोग माइनस को भूल जाते हैं, सर r बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटनी चाहिए, नेगेटिव भी तो लग रहा है, और हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाते हैं तो बढ़ती जाती है। टोटल एनर्जी भी क्या होती है, आधी होती है, तो ये भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आपका ग्रेविटेशन पूरा हो गया। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी देर सुना, समझा, और यदि आप लास्ट तक पहुंचे हो तो जाहिर सी बात है आप एमपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो, क्योंकि इतने लंबे लेक्चर में, फिजिक्स के लेक्चर में रुकना बहुत मुश्किल काम है। कोई कपिल शर्मा का शो हो, कॉमेडी हो, कुछ गाने हो, मूवी हो तो रुक भी जाते हैं, पर पढ़ाई में इतना नहीं रुका जाता। पर अच्छी बात है, हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और यदि आप कुछ एक्स्ट्रा यूनिक करवाना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। क्वेश्चन जो हम लगा रहे हैं वो लगभग हम इस रिवीजन में कंप्लीट करवा चुके हैं। आप उन क्वेश्चंस को करना,
कुछ एमपी टेट के क्वेश्चन हैं, कुछ केवीएस के क्वेश्चन हैं और कुछ हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, हम तो भूल गए, एक कॉन्सेप्ट आपसे गलती हो जाएगा फिर। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या कॉन्सेप्ट है? पृथ्वी का जो मास है, चंद्रमा का जो मास है, उन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? पृथ्वी का मास ज़्यादा है, चंद्रमा का मास कम है। तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कैसा है? ज़्यादा। चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण कैसा है? कम। इसलिए ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एमपी टेट में। क्या पूछा गया था कि एक व्यक्ति का जो मास है वो 70 किलो है। कितना है एक व्यक्ति का मास? 70 kg। उस व्यक्ति को चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, मतलब द्रव्यमान कितना हो जाएगा? रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, बड़ी समझदारी से जवाब देना। एक व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो 70 kg है, तो चंद्रमा पे जब जाएंगे तो उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कई सारे स्टूडेंट जवाब देना चाहते हैं कि सर चंद्रमा पे जो होता है ना वो G/6 होता है, तो 70/6 हो जाएगा। गलत जवाब, 70 ही रहेगा, क्योंकि मास कभी नहीं बदलता। मास तो वही रहेगा ना, क्या बदलता है? वेट, वजन बदलता है। तो पृथ्वी पे यदि 70 kg का कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस पे जी कितना लगेगा? 10, तो कितना हो जाएगा? 700 न्यूटन। रिपीट कर रहे हैं, आप जो अपना वेट निकलवा के आते हो डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में, किसी शॉप पे, तो जब आप वेट मशीन पे खड़े होते हो तो वो आपका द्रव्यमान नहीं नापता, वो आपका वेट नापता है। वेट का मतलब W = m/g, ये नापता है। जैसे किसी व्यक्ति में 70 किलो वजन है, या चलो 100 किलो का मान लेते हैं, आसान है ये। यदि किसी व्यक्ति में 100 किलो वजन है, 100 किलो वजन है, ध्यान रखना वजन हमेशा न्यूटन में होता है, इसका मतलब mg है, और g कितना होता है? 10, तो मास कितना आ जाएगा? 10 kg। तो 100 किलो वजनी व्यक्ति में मास कितना होता है? 10 kg। अब उसको आप कहाँ ले जा रहे हो? चंद्रमा पे। तो ध्यान रखना, चंद्रमा पे जब जाओगे तो उसका मास रहेगा 10 kg, लेकिन वेट कितना हो जाएगा? वेट हो जाएगा मास कहाँ का? व्यक्ति का, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो मास और चंद्रमा का कितना होता है? G/6, इसका मतलब mg/6। mg कितना आ रहा है? 100/6। तो इसका जो भी मास होगा कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।